एपिसोड 49। शहर की भव्य सराय पूरी तरह खाली थी। डलसे की चीख पुकार के बाद वहां मौजूद हर ग्राहक और यहां तक कि सराय का मालिक भी बाहर खड़ा था। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये युवा लड़की खुद शहर के लॉर्ड को नौकर की तरह आदेश दे रही थी। इधर एस अपनी स्टेल्थ स्किल के साथ आगे बढ़ रहा था। रोशनी में भी बस एक हल्की सी धुंधली परछाई ही दिखती थी। ये थी उसकी साइलेंट स्टेप्स टेक्निक, जो अब पूर्णता पर थी। उसकी गति अब ची फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म के शिखर स्तर जितनी थी। एस ने देखा कि कुछ गार्ड उसकी दिशा में आ रहे हैं। वो तुरंत रुक गया और अपनी उपस्थिति छिपा ली। कुछ ही क्षणों में 5 बख्तर अंध गार्ड उसकी नजर में आए। अगले ही पल एस बिजली की तरह चला। उसकी तलवारों में अंधकारमय आभा उमड़ पड़ी। उसने एक तेज वार किया और एक काली क्षितिज रेखा प्रचंड डार्कनेस ची की ताकत से भरी हुई 5 गार्ड्स के गर्दनों की ओर एक साथ लपकी। यह हमला इतना अचानक और घातक था कि गार्ड्स को प्रतिक्रिया करने का मौका तक नहीं मिला। वो काली धार उनके गलों से ऐसे गुजरी जैसे गरम चाकू मक्खन में। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वे दूसरों को चेतावनी देना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल उनके गले से खून फूट पड़ा और 5 सिर चौड़ी आंखों के साथ जमीन पर लुढ़क गए, फर्श को लाल करते हुए। आपने 5वें गेट के 5 साधकों को मारा है। आपने 500 ईएक्सपी अर्जित किया। ईएक्सपी 50,000 में से 500। बस इतना ही? एस ने ठंडी आवाज में कहा जब उसने उन 5 सिरों को लुढ़कते देखा। अब उसे समझ आ गया था कि वो डार्कनेस गेट्स खोलने के बाद कितना शक्तिशाली बन गया था। उसकी एचडी ची अब साधारण हेवनली ची से कहीं अधिक प्रबल थी। वो वहां ज्यादा देर नहीं रुका, क्योंकि ये 5 सिर्फ उस बड़ी सेना का हिस्सा थे जो इस वक्त सराय के अंदर थी। अब और गार्ड्स उसकी ओर बढ़ रहे थे और उनके साथ एस ने कई मजबूत आभाओं को महसूस किया। फाउंडेशन रेल्म के एक्सपर्ट्स, उसने मन में सोचा और अंधेरे कमरे में गायब हो गया। देखो, हमारे 5 साथी मर चुके हैं, किसी गार्ड की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सभी ने देखा 5 सिरविहीन शव रक्त से लथपथ फर्श पर पड़े थे। वहां मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया, यहां तक कि रायलन, सुमियन और एशर तक के रोंगटे खड़े हो गए। वे एस को सबसे ज्यादा मारना चाहते थे, क्योंकि उनकी नजर में वही इन सब का कारण था। लेकिन जब उन्होंने 5th गेट रेल्म के 5 एलीट गार्ड्स को एक झटके में मरा देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि एस कितना भयानक रूप से ताकतवर है। अब उनके दिलों में सिर्फ डर था। मैटियस ने वो दृश्य देखा तो भी वो अपेक्षाकृत शांत रहा। शुरुआत से ही वो एस को पकड़ना ही नहीं चाहता था। वे 5 अभी अभी मरे हैं, शायद 2-3 मिनट पहले। वो यहीं कहीं आसपास होगा। हर कमरे की तलाशी लो, उससे भिड़ना मत। वो तुम सबके बस का नहीं है। अगर दिखे तो सिर्फ उसकी जगह बताना, हमारे पास संख्या की बढ़त है। बॉल्डी ने गंभीर आवाज में कहा। वो खुद ची फाउंडेशन रेल्म का एक्सपर्ट था, फिर भी उन 5 साफ कटे सिरों को देखकर उसके दिल में भय की लहर दौड़ गई। सभी ने अपनी सूखी लार निगली और बहुत सावधानी से खोज शुरू की, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करें वे एस को नहीं ढूंढ पाए। जो मिलते रहे वे थे और गार्ड्स के नए शव। एस ने ची फाउंडेशन रेल्म के एक्सपर्ट्स पर हमला नहीं किया। वो केवल ची गेट रेल्म्स के एलीट गार्ड्स को निशाना बना रहा था। वो उनकी कमजोर टुकड़ियों को पहले खत्म कर रहा था। क्विंटन का दिल खून रो रहा था। वे सभी एलीट गार्ड्स जिन्हें उसने खुद प्रशिक्षित किया था, जो न्यू मून सिटी प्रमोशन के स्पेशल टेस्ट में अपनी काबिलियत दिखाने वाले थे, अब उनमें से आधे से ज्यादा मारे जा चुके थे। वो गुस्से से कांप उठा। नीच कमीने, अगर हिम्मत है तो सामने आ, क्विंटन ने गुस्से में गलियारे में दहाड़ा। अब सभी एक साथ चिपक कर चल रहे थे। 50 गार्ड्स में से सिर्फ 27 बचे थे और कोई भी अब अकेले अंधेरे कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनके मन में एस अब कोई छोटा चोर नहीं था, बल्कि एक पेशेवर हत्यारा बन चुका था। एस ने क्विंटन की दहाड़ सुनी और तिरस्कार से मुस्कुराया। ये बूढ़ा मुझ अकेले को बाहर बुला रहा है? नहीं धन्यवाद, उसने मन में सोचा। उसने काफी गार्ड्स मार डाले थे, लेकिन अब सब एक साथ हो गए थे, इसलिए एक एक कर उनका शिकार करना मुश्किल था। यहां तक कि वे ची फाउंडेशन एक्सपर्ट्स भी अब एक दूसरे से अलग होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वो जानता था कि अगर वो चाहता तो उस बूढ़े आदमी को जो अभी चिल्ला रहा था मार सकता था, लेकिन इतने सारे दुश्मनों के बीच बाहर निकलना
मौत को न्योता देने जैसा होता। वो अगली चाल सोच ही रहा था कि तभी दरवाजा धीरे से खुला और कोई व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। एस की आंखें ठंडी हो गईं। वो हमला करने ही वाला था जब उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम यहां हो तो इस बूढ़े की बात सुनो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। एस पहले उस बूढ़े की बात पर विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके अंदर कोई हत्या की भावना नहीं थी। वो जरा झिझका, लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े का चेहरा देखा वो चौंक गया। वो कोई और नहीं बल्कि रिवर फ्लावर सिटी का पूर्व शहर प्रमुख मैथ्यूज लेटन था। मैथ्यूज ने गहरी सांस ली। वो सोच रहा था कि शायद एस उसे जवाब नहीं देगा और बाहर निकलने ही वाला था। तभी उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसकी गर्दन पर एक तेज तलवार की धार टिक चुकी थी। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, एस ने फुसफुसाते हुए कहा। मैथ्यूज के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उसने नहीं सोचा था कि एस इतनी ऊंचाई की टेक्निक हासिल कर चुका है कि वो चीफ फाउंडेशन रेल्म एक्सपर्ट को भी बिना आभास के दबोच ले। मैथ्यूज ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे पिता ओवन वाइट को जानता हूं। और ये कैसे पता चला कि तुम उनके बेटे हो? क्योंकि तुम्हारा चेहरा हूबहू वैसा ही है जैसा उन्होंने मुझे दिखाया था। तुम्हारी मां स्टेला वाइट की तरह तुम्हारी नीली आंखें भी बिल्कुल वैसी ही हैं। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। ये सुनते ही एस की तलवार हल्की कांपी। फिर धीरे धीरे वो पीछे हटा और सामने आ गया। एस के चेहरे पर पुरानी यादों और उलझन का भाव था। उसके मन में 2 धुंधले चेहरे उभरे, उसके माता पिता के। उन्हें देखे हुए और उनके नाम सुने हुए बहुत समय बीत गया था। वो सिर्फ 4 साल का था जब उसे उनके मरने की खबर मिली थी। लेकिन ये सिटी लॉर्ड उनके नाम कैसे जानता था? यहां तक कि एस को खुद भी उनके बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसके दादा दादी ने भी कभी कुछ नहीं बताया था। मैथ्यूज ने उसके चेहरे की उलझन पढ़ ली और बोला, मुझे पता है तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। मैं तुम्हारे माता पिता को कैसे जानता हूं, मैंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की, और भी बहुत कुछ। पर सच कहूं तो मुझे भी खुद उनके बारे में बहुत कम पता है। मैं उनसे 9 साल पहले वेस्टलैंड्स में मिला था। वो बुरी तरह घायल थे और उनके दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे। ये बस एक संजोग था। मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उनके दुश्मन बहुत ताकतवर थे। तुम्हारी मां खासकर अपनी नीली आंखों से मेरे मन की प्रकृति पहचान गई थी। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं दुष्ट नहीं हूं, तो उन्होंने सिर्फ अपने नाम बताए और कहा कि अगर कुछ हुआ तो उनके बेटे का ख्याल रखना। तुम्हारे पिता ने किसी रहस्यमयी टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में दिखाया और फिर उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति से मुझे वहां से बहुत दूर भेज दिया। वो चाहते तो मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, बल्कि मेरी जान बचाई और अपने बेटे को मुझे सौंप दिया। ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। शहर लौटकर मैंने तुम्हें काफी समय तक खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मुझे लगा वे अपने दुश्मनों से बच निकले होंगे और तुम्हें साथ ले गए होंगे, इसलिए मैंने खोज बंद कर दी। लेकिन जब मैंने तुम्हारा चित्र देखा, जब तुमने उस बूढ़े बकरे और उसके दामाद को लूटा था, तो मैं हैरान रह गया। मुझे शर्म आई कि जिस बच्चे को बचाने का वादा किया था, वो इतने कष्ट झेलकर एक चोर बन गया। मैथ्यूज की आवाज थरथरा रही थी और एस उसे चुपचाप देख रहा था। एपिसोड 50। एस ने मैथ्यूज की पूरी बात सुनने के बाद गहरी सांस ली। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसके माता पिता इतने रहस्यमयी और शक्तिशाली थे। लेकिन अपनी शक्तिशाली सोल सेंस से वो समझ गया कि मैथ्यूज झूठ नहीं बोल रहा था। फिर भी उसे लग रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। अगर वे इतने ताकतवर थे तो रिवर फ्लावर सिटी जैसे शहर में गरीब जिंदगी क्यों जी रहे थे? दादा दादी ने भी कभी कुछ क्यों नहीं बताया? एस ने मन में सोचा। अचानक उसे एवा के माता पिता की कहानी याद आई। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या मेरे माता पिता भी उसी तरह की स्थिति में थे जैसे एवा के? ये एक रहस्य था जिसे वो अभी सुलझा नहीं सकता था, क्योंकि कोई सुराग नहीं था। वो और पूछना चाहता था, लेकिन तभी उसे कमरे की ओर आते कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने गहरी सांस ली और अपनी जिज्ञासा दबाते हुए गंभीर स्वर में कहा, मुझे अपने माता पिता के रहस्यों के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे ये सब बताया। पर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें पहले यहां से निकलना होगा। मैथ्यूज ने सिर हिलाया और गंभीर आवाज में कहा, डल से इस समय बाहर है, उसके साथ बस 10 गार्ड हैं। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा और उसके पास पहुंचना होगा।
जहर की वजह से मैं और 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक सकता। तुम्हें उसका स्टोरेज रिंग हासिल करना होगा। हमें जो कुछ चाहिए सब उसी के अंदर है। एस की आंखें डलसे का नाम सुनते ही ठंडी हो गईं और उसने सिर हिलाया। वो अभी भी मैथीज का एहसानमंद था कि उसने उसके माता पिता के बारे में बताया और इस एहसान को चुकाने के लिए वो उसे बचाना चाहता था। वो खिड़की खोलकर बाहर कूद गया। उसका इरादा था डलसे को खत्म करना और उन सभी निर्दोष लोगों का बदला लेना। मैथीज ने उसे खिड़की से जाते देखा और उसकी आंखों में एक चालाक चमक उभरी जो पल भर में गायब हो गई। क्योंकि उसने देखा कि रायलन इस ओर आ रहा था तो वो तुरंत वहां से निकल गया। डलसे अपने रथ में 15 मिनट से इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा बेचैनी और गुस्से से भरा हुआ था। उसे बीच बीच में कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन अंदर क्या हो रहा था ये समझ नहीं पा रही थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक उसे बाहर का माहौल अजीब तरह से शांत लगा। उसने रथ का दरवाजा खोला और बाहर देखने के लिए निकली। सामने बस उसके गार्डों की लाशें पड़ी थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग से तलवार निकाली। ये लाल ब्लेड वाली तलवार थी जिससे आग जैसी गर्मी निकल रही थी। उसके निचले हिस्से पर 4 लाल रत्न एक रहस्यमयी पैटर्न में जड़े थे। ये 4 स्टार हथियार था। वो रथ से बाहर आई, तैयार थी। उसके अहंकार ने उसे मदद बुलाने नहीं दी, क्योंकि उसकी नजर में उसका दुश्मन एक मामूली चोर था और वो खुद मिडिल लेवल ची फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म की विशेषज्ञ थी, ऊपर से एक किंगडम की राजकुमारी। तो क्या हुआ अगर तुमने इन बेकार गार्डों को मार गिराया? अपनी औकात जानो। अगर अब आत्मसमर्पण कर दो तो मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर दास अनुबंध लगाऊंगी। तुम मेरे तीसरे निजी बॉडीगार्ड बन सकते हो और उस लड़की को भी तुम्हारे साथ रख दूंगी। तुम ये लड़ाई जीत नहीं सकते। डलसे ने घमंडी भरी आवाज में कहा। दास अनुबंध? क्यों ना पहले देख लिया जाए कि कौन जीत सकता है। एस की ठंडी आवाज डलसे के पीछे से आई। वो तेजी से पलटी। 10 कदम दूर एस खड़ा था। उसके हाथों में 2 काली तलवारें थीं और उसके शरीर से घनी हत्या की भावना निकल रही थी। सिर्फ तुम? मैं तो सोच रही थी तुम सुधर जाओगे, लेकिन लगता है तुम अपनी मौत बुला रहे हो। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आसमान कितना ऊंचा होता है। डलसे चिल्लाई और एस की ओर झपटी। उसके कदम हल्के और तेज थे, जैसे वो जमीन पर नहीं हवा में चल रही हो। वो बेहद निपुण और शक्तिशाली दिख रही थी। डलसे ने देखा कि एस बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसका पूरा शरीर खोला पड़ा था। उसने उसकी चाल भांपने की कोशिश देखी और होंठों पर मुस्कान आई। भोला है। वो आसमान में उछली। उसकी तलवार से दर्जनों तलवार की छबियां निकली और ऊपर से एस की ओर झपट पड़ी। हवा तलवारों की आवाज से कांप उठी। एस ने इतनी तीव्र हमले की उम्मीद नहीं की थी। वो बच नहीं सका, लेकिन उसने अपने दोनों तलवारों में एसडी ची भरी और अपनी टेक्निक का प्रयोग किया। एक काली क्रॉस जैसी लहर हवा में बनी और डलसे के हमले से टकराई। शाह शाह शाह। पल भर में दोनों के वार टकराए। डलसे अपने ऊंचे स्तर और शक्तिशाली स्किल के कारण भारी पड़ी। एस के शरीर पर कई चीरे लग गए। एस हैरान रह गया। उसका एसडी ची भी इस हमले को पूरी तरह नहीं रोक पाया। यह पहली बार था जब उसे चोट लगी थी। अब वो और ज्यादा गंभीर हो गया। उसे लगा था कि 9 हिडन गेट्स खोलने के बाद वो डलसे जैसी लड़की को हरा सकता है, पर वो गलत था। वो अलग है, बहुत अलग है, उसने सोचा। असल में उसे ये नहीं पता था कि डलसे ने अपनी ची फाउंडेशन बनाने से पहले 6 गेट्स खोले थे। फर्स्ट ग्रेट किंगडम के शाही परिवारों के पास 6 ची गेट्स खोलने के तरीके होते हैं और उनके पास ये तरीके एंशिएंट सेक्ट से आए हैं। लेकिन एस ने 9 गेट्स खोले थे। उसकी शक्ति इन सब से परे थी। अगर दोनों एक ही स्तर पर होते तो डलसे उसका मुकाबला नहीं कर पाती। डलसे का चेहरा विकृत हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ये सिर्फ 12 साल का लड़का इतना ताकतवर होगा। अब वो पूरी ताकत से हमला करने वाली थी, क्योंकि अब उसे पूछताछ में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। अब तो ये उसके अपमान का बदला था। एस ने महसूस किया कि डलसे अब सचमुच गंभीर है। अगर वो अकेली होती तो वो बिना झिझक मौत तक लड़ता, लेकिन अब उसके गार्ड्स उसके पास आ रहे थे। एक दिन मैं तुम्हारे पूरे किंगडम को तबाह कर दूंगा, बस इंतजार करना, एस ने ठंडी आवाज में कहा और अपनी स्टेल्थ टेक्निक सक्रिय कर दी। साइलेंट स्टेप्स के साथ वो इतनी तेजी से गायब हुआ कि डलसे उसे पकड़ नहीं सकी। वो फिर से सराय के अंदर चला गया।
डलसे का क्रोध चरम पर था। उसने पैर पटका और जमीन हिल गई। फिर उसकी नजर उन सभी लोगों पर पड़ी जो पास खड़े तमाशा देख रहे थे। वे सभी ग्राहक और सराय के मालिक थे। उसे अचानक याद आया कि ये सारे लोग उसे और एस की लड़ाई देख चुके हैं। उसकी आंखें ठंडी हो गई। सब लोग सन्न रह गए थे। वो उस लड़के की हिम्मत पर हैरान थे जिसने एक राजकुमारी का सामना किया था, लेकिन कोई भी बोल नहीं सका। उसी समय बॉल्डी और डलसे के दूसरे प्राइवेट गार्ड वहां पहुंचे। उन्होंने जमीन पर तलवारों के निशान और युद्ध का असर देखकर उनका चेहरा भी सफेद पड़ गया। वो लड़का महारानी से लड़कर बच गया। डलसे ने दोनों की शक्ल देखकर ठंडी आवाज में कहा, इन सब नीचों को मार डालो, और अगर किसी के मुंह से आज की बात निकली तुम दोनों भी मरोगे। दोनों गार्ड कांपते हुए सिर झुकाकर बोले, जी जी महारानी। डलसे ने तलवार को स्टोरेज रिंग में रखने के लिए उंगली हिलाई, लेकिन तलवार गायब नहीं हुई। वो चौंकी और अपनी उंगली की ओर देखा। वहां पर स्टोरेज रिंग गायब थी। तू नीच चोर! डलसे चिल्लाई और मुंह से खून उगल दिया। एपिसोड 51। तुम लोग वहां खड़े खड़े क्या मूर्तियों जैसे देख रहे हो? जल्दी जाकर उसे पकड़ो। उस कमीने ने मेरा स्टोरेज रिंग चुरा लिया। डलसे ने गुस्से में अपने अंगरक्षकों पर चिल्लाया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। दोनों अंगरक्षक भीतर ही भीतर खींच गए। अभी तो आपने कहा था पहले इन दासों को मारो। वे ये कहना चाहते थे, पर डलसे की आंखों में उफनते क्रोध को देखकर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे तुरंत एस के पीछे भागे। डलसे भी गुस्से में तमाशबीनों को भूल गई और इस बार खुद अपने दोनों गार्ड्स के पीछे अंदर दौड़ी। वो किंगडम की राजकुमारी थी जिसने अपने जीवन में कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। वो हमेशा खुद को एक ठंडी दूरदर्शी देवी की तरह पेश करती थी और इन बंजर इलाकों में लोग उसकी पूजा समान श्रद्धा से देखते थे। यहां तक कि उसके किंगडम में भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसकी मौजूदगी में ऊंची आवाज में बोले। पर अब एक छोटा चोर उससे उलझने की हिम्मत कर गया, और न केवल उलझा बल्कि उससे लड़ने की भी कोशिश की, और फिर उसकी नाक के नीचे से उसका स्टोरेज रिंग भी चुरा लिया। अगर ये बात न होती कि एस उसके स्टोरेज रिंग के अंदर की चीजें तभी निकाल सकता है जब वो खुद मारी जाए या डल से अपनी ची मार्क उस रिंग से हटा दे, तो शायद डल से पागल ही हो जाती, क्योंकि उस रिंग के अंदर असंख्य मूल्यवान और महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं, और जिस चीज के लिए वो यहां आई थी वो भी उसी में थी। इसलिए वो खुद जा रही थी ताकि वो किसी भी कीमत पर अपनी रिंग वापस पा सके। अब डलसे को एस से कोई पूछताछ नहीं करनी थी। वो बस उसे सबसे दर्दनाक तरीके से मारना चाहती थी और अपने अपमान को खून से धोना चाहती थी। डैश डैश एस इस वक्त पहले मंजिल के एक कमरे में था। वो अपने हाथ में पकड़ी भूरे रंग की स्टोरेज रिंग को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। यही उसका असली मकसद था। अगर वो 5 मिनट में डलसे को नहीं मार पाता तो उसकी योजना सिर्फ उसकी स्टोरेज रिंग लेकर भागने की थी, और उसने वही किया। डलसे इतनी विचलित हो गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी स्टोरेज रिंग गायब हो गई है जब वो एस की शक्ति के बारे में सोच रही थी। अब जबकि एस ने 9th हेवनली गेट खोल ली थी, उसकी सोल थ्रेड्स और भी अधिक चतुर और शक्तिशाली हो गई थीं। वो खुद अपनी बनाई हुई टेक्निक की निपुणता देखकर हैरान था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो जल्द ही नोटिस कर लेगी कि उसकी स्टोरेज रिंग गायब है। मुझे जल्दी से वो फॉर्मेशन प्लेट ढूंढनी होगी और इस बाधा से छुटकारा पाना होगा। वो बुदबुदाया। वो स्टोरेज रिंग में फॉर्मेशन प्लेट खोजने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया जो वो जल्दबाजी में भूल गया था। मैं इसे बिना उसे मारे नहीं खोल सकता। धत्त! उसने मन ही मन गाली दी। उसे सिस्टम की वो बात याद आई कि स्टोरेज स्पेस ट्रेजर्स मालिक की मौत या अनुमति के बिना नहीं खुल सकते। उसने अपने दुर्भाग्य को कोसना ही शुरू किया था कि तभी उसके मन में एक ठंडी आवाज गूंजी। पिक पॉकेट सक्सीड। होस्ट स्टील। 1 हाई लेवल लो ग्रेड स्टोरेज स्पेस ट्रेजर। 4th मर्टल लेवल रून्स। 21 मिडिल लेवल लो ग्रेड स्टोरेज स्पेस ट्रेजर। 3rd मर्टल लेवल रून्स। 41 लो ग्रेड स्टोरेज स्पेस ट्रेजर। 2nd मर्टल लेवल रून्स। 5 लोएस्ट ग्रेड स्टोरेज स्पेस ट्रेजर। 1st मर्टल लेवल रून्स। 1 ग्रेड 1 का 1000 साल का ब्लड रोज, अबव 9 स्टार और गोल्डन रैंक्ड। 40,009 लोएस्ट ग्रेड पिल्स, वाइट रैंक्ड पिल्स। 10,092 लो ग्रेड पिल्स, ग्रीन रैंक्ड पिल्स। 5,932 मिड लेवल लो ग्रेड पिल्स, ब्लू रैंक्ड पिल्स। 1,021 हाई लेवल लो ग्रेड पिल्स, एज़्यू रैंक्ड पिल्स। 8 लो लेवल मिडिल ग्रेड पिल्स, पर्पल रैंक्ड पिल्स। 7,653 मिडिल लेवल लो ग्रेड वेपन्स, 3 स्टार। 34 हाई लेवल लो ग्रेड वेपन्स, 4 स्टार। टेक्निक्स एंड स्किल्स लोएस्ट लेवल, मर्टल लेवल,
21 टेक्निक्स 184 स्किल्स। टेक्निक्स एंड स्किल्स लो लेवल, वॉरियर लेवल 9 टेक्निक्स 48 स्किल्स। टेक्निक्स एंड स्किल्स मिड लो लेवल, मास्टर लेवल 1 टेक्निक। ची स्टोन्स ट्रैश ग्रेड लो लेवल 12 मिलियन। ची स्टोन्स लोएस्ट ग्रेड मिडिल लेवल 9,98,000। ची स्टोन लो ग्रेड हाई लेवल 5,022। फॉर्मेशन प्लेट लोएस्ट लेवल फर्स्ट मॉर्टल रैंक्ड रून्स 1। दास अनुबंध 172। औषधियां जड़ी बूटियां और मेटल ओर्स 20,093 जड़ी बूटियां 1,546 मेटल ओर्स। रिवॉर्ड्स 10,890 थीफ पॉइंट्स 10,960। एस स्तब्ध रह गया। वो सिस्टम पैनल को देखकर मानो जम सा गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये संख्याएं सही हो सकती हैं। उसने कई बार चेक किया पर हर बार नतीजा वही आया। मैं तो अमीर बन गया, वो लगभग चीख पड़ा। वो औरत तो हद से ज्यादा अमीर है, एस ने हैरान होकर कहा। अब उसे समझ आया कि एक राजकुमारी के पास कितना धन हो सकता है। लेकिन अब ये सब मेरा है। जब मैं यहां से भागूंगा तो वो गुस्से में खून थूक देगी। अफसोस, मैं उसका वो चेहरा देख नहीं पाऊंगा। एस हंस पड़ा। उसके चेहरे पर शरारती चमक थी। सिर्फ डलसे की रिंग के अंदर जितनी स्टोरेज रिंग्स थीं, उतनी ही उसे खुश करने के लिए काफी थीं। अब वो अपनी थीव्स स्पेस को अपग्रेड कर सकता था। वो चाहे तो उन पिल्स को EXP में बदल सकता था और चाहे तो अब अपनी फाउंडेशन भी बना सकता था। लेकिन जोखिम याद आने पर उसने उस विचार को छोड़ दिया। तभी सिस्टम की ठंडी आवाज फिर से गूंजी। थीव्स स्पेस। सिस्टम ने थीव्स स्पेस को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त स्टोरेज स्पेस खजाने का पता लगाया है। अपग्रेड मेन्यू। टोटल स्टोरेज स्पेस ट्रेजर्स 68। स्टोरेज स्पेस ट्रेजर लोएस्ट ग्रेड्स 5। स्टोरेज स्पेस ट्रेजर लो टू हाई लेवल लो ग्रेड्स 63। 2 स्टोरेज स्पेस ट्रेजर्स और 1000 TP लगाने पर अतिरिक्त 40 क्यूबिक मीटर नॉन लिविंग बीइंग थीव्स स्पेस में जोड़ा जाएगा। लो ग्रेड के 10 स्टोरेज स्पेस ट्रेजर्स और 5000 TP लगाने पर थीव्स स्पेस का लिविंग बीइंग फंक्शन अनलॉक किया जाएगा, जिसका साइज 100 क्यूबिक मीटर होगा। वार्निंग, अगर होस्ट ने थीव्स स्पेस की लिविंग बीइंग रखने वाली सुविधा अनलॉक कर ली तो सिस्टम नॉन लिविंग बीइंग वाली सुविधा हटा देगा। एस ने ध्यान से जानकारी पढ़ी और गहराई से सोचा। वो उलझ गया कि कौन सा विकल्प चुने। अगर वो 1000 TP खर्च करता तो सिस्टम उन घटिया रिंग्स को खा जाता, जिससे डलसे की रिंग भी उसके लिए खुल जाती। लेकिन अंततः उसने फैसला लिया, सिस्टम लिविंग बीइंग स्टोरेज फंक्शन को एक्टिव करो। थीफ पॉइंट्स 5960। उसने देखा कि उसके TP आधे रह गए, पर उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि इस नई क्षमता के फायदे ज्यादा थे। ये सुविधा सक्रिय कर दी गई है। 90 क्यूबिक मीटर भी जोड़ दिए गए हैं। थीव्स स्पेस को लिविंग थीव्स स्पेस में अपग्रेड कर दिया गया है। अब होस्ट सीमित लिविंग बीइंग्स स्टोर कर सकता है और जितनी जगह हो उतनी नॉन लिविंग बीइंग्स भी रख सकता है। चेतावनी, वर्तमान अथॉरिटी लिमिट तक पहुंचने के बाद पुराने अपग्रेडिंग प्लान हटा दिए गए। नई अपग्रेडिंग योजनाएं अथॉरिटी बढ़ने के बाद मिलेंगी। एस ने देखा कि जो प्रतीक पहले कॉइन जैसा दिखता था, अब उसके बीच में एक जीव जंतु जैसा अजीब रून उभर आया था। उसने अंदाजा लगाया कि यह लिविंग बीइंग फंक्शन का प्रतीक है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो पूछना चाहता था कि अब वो अपनी अथॉरिटी कैसे बढ़ा सकता है, पर उसे याद आया कि वो अभी भी दुश्मन के क्षेत्र में है। अब रिंग उसकी ची को अवरुद्ध नहीं कर रही थी क्योंकि सिस्टम ने डलसे का ची मार्क मिटा दिया था। उसने बिना समय गवाए डलसे की रिंग खोली और देखा कि भीतर का स्थान उसकी पुरानी थीव्स स्पेस से कहीं बड़ा था। वहीं उसे एक सफेद पत्थर की प्लेट दिखाई दी जिस पर कई रून सिंबल्स चमक रहे थे। वो तुरंत समझ गया कि यही फॉर्मेशन प्लेट है। उसने रिंग और फॉर्मेशन प्लेट दोनों को अपनी थीव्स स्पेस में रख लिया और ईवा के पास जाने के लिए कमरे से निकल गया। अब उसकी आजादी बस एक कदम दूर थी। TL नोट, HD ची, हेवनली डार्कनेस ची। ये एस को हिडन गेट्स ऑफ डार्कनेस यानी कि गेट 6, 7, 8, 9 को खोलने पर मिली। सोल थ्रेड, इसे सोल एनर्जी से बनाया जाता है जो कि अदृश्य होती है, इसलिए इसे पकड़ना मुश्किल होता है। इसे केवल एक रेल्म ऊपर के मार्शल साधकों द्वारा ही महसूस किया जा सकता है या फिर
उन सोल साधकों द्वारा जो एस के समान या ऊपर स्तर के सोल साधक हो। एस द्वारा सीखे गए सभी स्किल्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।